हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्लस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, तो मैं उन लोगों के लिए साफ साफ बोल दे रहा हूं। इस साल जेक बोर्ड जो मॉडल पेपर रिलीज किया है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लो। पिछले साल का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लो। पिछले साल के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 3 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सेट आया था, वो कर लो। और साथ ही साथ हम जो आप लोगों को 100 एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा रहे उतना कर लो। इतना कर लेने से हो जाएगा। अगर आप इतना कुछ भी नहीं करना चाहते हो इतना, तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर जो है मैंने आप लोगों को हर एक इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया है। अगर आप उन सबको अच्छा से करते हो तो आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में डरने का कोई बात नहीं है। हम आप लोगों को बता दिए क्या क्या पढ़ना है। वैसे स्टूडेंट जो पहले से मेरे साथ ये सब पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं हो रहा होगा अगर इस साल के मॉडल पेपर को छोड़ दे। और एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इस साल इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर बना है वो मॉडल पेपर थोड़ा सा ज्यादा डीपली करके पूछ दिया है और क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हो गया है। लेकिन टेंशन नहीं लो, मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हम ये नहीं बोलते कि मॉडल पेपर से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक दो क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछा जा सकता है। तो इस साल का मॉडल पेपर तो आपको करना ही है, लेकिन आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही आएगा जैसे हर साल पूछा जाता है, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अच्छा रहेगा, इजी रहेगा और आपसे बनने लायक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी और सवाल पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके पूछ लेना आप। ठीक है, चलो एक एक करके अब हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग करते हैं। तो देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन गलती से मेरे साथ हिंदी से छूट गया। यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इंग्लिश में बोल रहा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम सबको पता है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी द फादर ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज एडम स्मिथ। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है बीएसटी अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सबको पता है माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स होता है, बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र। बीएसटी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ऐसी इकाई होती है जहां छोटे छोटे चीजों का, व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन ना करके पूरे समूह या पूरे राष्ट्र का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांच होता है, माइक्रो और मैक्रो। तो जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वहां इंडिविजुअल चीजों का या स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ा जाता है माइक्रो में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो एग्रीगेट चीजों के बारे में, पूरा नेशनल चीजों के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये बोल रहा है बीएसटी अर्थशास्त्र यानी कि छोटा। तो बीएसटी अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत चीजों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा बी नंबर आर्थिक समग्र यानी कि इकोनॉमिक एग्रीगेट और नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, इन दोनों के बारे में हम लोग जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है उत्पाद निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां से सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है वो उत्पादन का साधन है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों ही जो है वो उत्पादन का साधन होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है यहाँ पे किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हु सेड इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यानी किसने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स से लोगों का विकास होता है। तो लोगों का विकास करना है यानी लोगों को अंधेरे से उजालों की ओर लेके जाना है, तो रोशनी जला के जाएंगे, मसाल जला के जाएंगे। मसाल से ही अंधेरे को भगाया जा सकता है। तो ये किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। आपको याद रखना है मसाल, मसाल से ही हम लोग लोगों का कल्याण करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में किसने कहा था, ए मार्शल यानी कि एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड का यूज सबसे पहले रेगनर फ्रिस ने किया था, और ये वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बनाया गया है। यानी किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से। किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस ने बांटा था। और हम आप लोगों को याद करने का तरीका बताए थे, एक मछली को बोले थे याद कर लेना। जैसे आपके घर में कोई मछली आया, अब अगर बड़ा मछली आया है तो मछली वैसे ही तो पूरा नहीं बनता है, मछली को हम लोग तोड़ देते हैं, मछली को काट देते हैं, मछली को पीस कर देते हैं। तो अर्थशास्त्र को दो पीस में बांटा, वैसे ही पीस में बांटा जैसे मछली को बांटते हैं। तो मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। मछली को क्या बोलते हैं? फिश। तो फिश याद रखना है आपको, फिश से याद रहेगा रेगनर फ्रिस। ठीक है, चलो आगे। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमको पता है अर्थशास्त्र की तीन प्रमुख केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला है क्या उत्पाद करे, दूसरा कैसे उत्पाद करे, और तीसरा किसके लिए उत्पाद करे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही अर्थशास्त्र का केंद्रीय समस्या होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है किस अर्थशास्त्री में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हम सबको पता है इकोनॉमी में बेसिकली तीन टाइप का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया का इकोनॉमी जो है वो एक मिश्रित अर्थशास्त्र वाला है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन बोल रहा है किस अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और कीमत तभी होगा जब कैपिटल लगाया जाएगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पे निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला था भाई? इंग्लिश में बोला था इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म दिखा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का अर्थव्यवस्था किस टाइप का अर्थव्यवस्था है? तो बोलना है भारत का अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, विच कर्व विच शोज ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वह कर्व यानी वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। 9 का राइट आंसर होगा डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो थोड़ा साइड हट जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताना कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप हमको इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, क्योंकि हम कई बार आपको बताए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोसन का प्रथम नियम कौन सा है? तो गोसन ने जो है वो दो नियमों के बारे में बताया था। तो गोसन का पहला नियम होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये इसका पहला नियम है। और गोसन का दूसरा नियम था सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो हमको बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहा है गोसन का प्रथम नियम, तो गोसन का प्रथम नियम होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा है विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन। तो गोसन का जो फर्स्ट लॉ है वो हम लोगों का है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये गोस्टेन का फर्स्ट लॉ है। अगर क्वेश्चन में कभी गोस्टेन का सेकंड लॉ पूछता तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। हम दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र होता है इंडिफरेंस कर्व इज। इंडिफरेंस कर्व जो है वो उत्पादन इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो मूल बिंदु की ओर कैसे होता है? तो याद रखना उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। देखो याद कैसे रखना है, सिंपल। बोल रहा है उदासीनता देखो ऊ लिखा हुआ है उदासीनता, और यहां देखो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। देखो यहां भी ऊ लिखा गया है और यहां भी क्या लिखा गया है? ऊ। तो आपको याद रखना है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिनल कर्व के लिए क्या होता है भाई? कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स होता है, उदासीनता वक्र उन्नतोदर होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व कैसे होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब कॉनकेव। याद रखना, हमको लगता है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछेगा। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है,
उसी टाइप का अब हम लोग जानते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन के लिए कॉन्वेक्स होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा, और इसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होगा वो कॉनकेव होगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोग बोल रहा है सम सीमांत उपयोगिता के नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल। ये वही इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी है जो गोसेन के द्वारा जो सेकंड लॉ दिया गया था वो यही था, और ये सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो प्रतिस्थापन नियम पर आधारित होता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम प्रतिस्थापन पर आधारित है। लॉ ऑफ सेमी इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। 13 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं द एबिलिटी ऑफ ए गुड्स ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। किसी भी गुड्स का वो कैपेसिटी जो किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी उपभोक्ता के आवश्यकताओं को पूरा करेगा वो उसका उपयोगिता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां, सिंपल सा बात है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां उसका सीमांत उपयोगिता और मूल्य दोनों क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा, वही संतुलन के बिंदु पे होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेकन एट ए पॉइंट वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि जो उसका सीमांत उपयोगिता जो होता है वो उसका कीमत के बराबर हो। यानी कि सिंपल, अगर कोई पर्सन किसी सामान को खरीदने में वो जितना रुपया पैसा खर्च किया उतने के बराबर आपको अगर यूटिलिटी मिल गया तो आप संतुलन में हैं। अगर उससे कम मिला तो भी संतुलन में नहीं है, उससे ज्यादा मिला तो भी आप संतुलन में नहीं है। लेकिन जहां दोनों बराबर है वहां संतुलन में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है। वस्तु की प्रति अगली इकाई के उपभोग प्रयोग से सीमांत उपयोगिता होगी। बोला गया है विथ कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी। जब कभी भी हम लोग किसी भी गुड्स को यूज करते हैं तो उससे उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी मिलता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जैसे जैसे हम लोग गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो धीरे धीरे घटते जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? घटते जाता है, यानी एक समय होने के बाद वो पॉजिटिव से क्या होने लगता है? नेगेटिव होने लगता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटने लगता है, यानी कि डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसी को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बोल रहा है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट द मार्जिनल यूटिलिटी इज। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है जब वो कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, हम आप लोगों को ड्राइंग से भी हम आप लोगों को समझाए थे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशन। जब तक टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता बढ़ता है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी घटता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है यानी स्थिर रहता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी घटने लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। 3 रिलेशन होता है जो इस साल के मॉडल पेपर में भी आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है उसको नॉर्मली जो है हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर से मापते हैं। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मेजर्ड। तो इंडिफरेंस कर्व को मेजर करते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होगा? किस तरीके का वस्तु होता है जिसका दाम अगर बढ़ जाए, यानी अगर उसका प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी अगर उसका प्राइस घट जाए। मान लो अगर कोई सामान था, उस सामान का दाम अगर घट रहा है लेकिन उससे मांग जो है वो नहीं बढ़ेगा, तो ये हम लोग का किस तरीके का वस्तु है? अनिवार्य वस्तु है। इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। तो नेसेसरी गुड्स, बेसिकली नेसेसरी गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसका अगर दाम घट भी गया तो उसका डिमांड हम लोग जो है उतना नहीं करते हैं, जितना कंजम्पशन करते थे उतना ही हम लोग उसका डिमांड करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। इन फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो स्थानापन्न वस्तु क्या होता है? तो बेसिकली स्थानापन्न वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली ऐसा गुड्स होता है जो एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अगर आपको मान लो कि चाय पीने का मन नहीं है तो चाय के जगह आप कॉफी पी लो, चाय की जगह क्या पी लो? कॉफी पी लो। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां से कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड्स है? तो सबसे पहले ऑप्शन बोल रहा है चाय तथा चीनी, टी एंड शुगर। देखो
टी और शुगर ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि ये दोनों मिल करके ही चाय बनाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का जो है वो कंपोजिट गुड्स है, यानी एक दूसरे का पूरक वस्तु है। जूता एवं जुराब, यानी कि जूता और मोजा, भाई जूता और मोजा भी तो एक दूसरे के साथ यूज आता है। क्या आप सिर्फ मोजा पहन के घूमने चले जाते हो? हाँ, हीरोगिरी झाड़ने के लिए कोई कोई लड़के या लड़की सिर्फ जूता पहन के चली जाती है या चला जाता है, लेकिन वो दोनों एक साथ यूज होता है, ठीक है। पेन और इंक ये दोनों भी तो एक साथ यूज होता है। सी डी नंबर पे बोल रहा है चाय और कॉफी। हाँ भाई, चाय और कॉफी जो है यानी कि टी एंड कॉफी ये मेरे लिए है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। बाकी इसके बाद जितना भी है ये सब मेरे लिए जो है वो कंपोजिट गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं कहलाती है। मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ फॉल इन डिमांड? इनमें से क्या होगा जिसके वजह से डिमांड आपका घट गया? तो इनमें से सभी, ये सभी रीजन है जिसके वजह से डिमांड जो है वो घट सकता है। आगे, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग विथ ए रेज इन प्राइस द डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स। अब देख लो, पहले समझ लो गिफिन गुड्स क्या होता है। तो बेसिकली गिफिन गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो निम्न कोटि की वस्तुएं और घटिया वस्तुएं होती है, ठीक है, इसे बोला जाता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में क्या होता है कि जैसे गिफिन गुड्स का प्राइस बढ़ने लगता है, इसका डिमांड भी बढ़ने लगता है, और जैसे इसका प्राइस घटने लगता है तो डिमांड भी घटने लगता है, ठीक है। तो गिफिन गुड्स में जब प्राइस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका डिमांड भी जो है, इसका मांग भी जो है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। गिफिन गुड्स यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम है, बोला गया है लॉ ऑफ डिमांड इन ए। लॉ ऑफ डिमांड इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मांग का नियम है वो गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, दोनों या कोई नहीं, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। याद रखना, मांग का नियम गुणात्मक होता है यानी कि क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। आगे, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 हुआ है तो यहां से किस तरीके का वस्तु में इस तरीके का इलास्टिसिटी दिखता है? आवश्यक वस्तुएं यानी नेसेसरी वस्तु जो है, आवश्यक वस्तुओं में जो है वो लेस देन 1 यानी 1 से कम लोच देखने को मिलता है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप का होता है? तो हम सबको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप का होता है। एक होता है बेलोजदार मांग, दूसरा लोचदार मांग, तीसरा पूर्णता लोचदार मांग, चौथा पूर्णता बेलोजदार मांग, और चौथा होता है इकाई लोचदार मांग, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, यहां पे देखो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी के कारण मांग में 60% वृद्धि होती है तो मांग की लोच होगी। इंग्लिश में बोल रहा है, इफ द डिमांड ऑफ ए गुड्स इंक्रीज बाय 60% ड्यू टू 40% डिक्रीज इन द प्राइस देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और हम सबको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच का फॉर्मूला पूछा, तो मांग की लोच हम सबको पता है, मांग की लोच इज इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय पूर्ति में या कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो देखो डिमांड जो है वो कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, प्राइस कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, हम डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका न्यूमेरिकल कई बार पढ़े थे। तो 60% है, डिवाइडेड बाय 40% करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो ये 1.5 आएगा, और ये परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम इसको जो है वो माइनस से इंडिकेट करेंगे, तो -1.5। अब देखो ये -1.5 इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, माइनस को इग्नोर किया जाता है, 1.5 का परिवर्तन आया है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोल रहा है, आयताकार अतिपरिवर्त्य मांग निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इज सो। तो 27, ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है ये क्वेश्चन पूछेगा, ना ना छोड़ दो, झूठ मूठ का टेंशन क्या पाड़ेंगे, छोड़ दो, इसको नहीं करना है आप लोगों को। अगर करना चाहे तो आंसर देख लेना, नहीं तो छोड़ देना, जो नेसेसरी नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। देखो 28 नंबर पे क्या बोल रहा है, यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो एक्स होगी। बोला गया है अगर मान लो एक वस्तु है एक्स, उस वस्तु का मांग कम हो जा रहा है, यदि उपभोक्ता की आय, एक उपभोक्ता का आय जो है वो बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, लेकिन आय बढ़ने से उसका मांग घट रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई आदमी अगर ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो उसका मांग भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आय बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है,
लेकिन वो उस वस्तु का मांग को घटा दे रहा है, यानी वो घटिया वस्तु है, यानी कि गिफिन वस्तुएं हैं, तब वो अपना मांग को घटा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अब अच्छा वस्तु खरीदेगा। वही क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर रिड्यूस द डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी, यानी इनकम बढ़ रहा है लेकिन आपका डिमांड घट रहा है, तो किस तरीके के गुड्स का डिमांड आप घटाइएगा? तो इंफीरियर गुड्स, जिसको हम लोग गिफिन गुड्स कहते हैं, आप उसको घटाओगे। ठीक है, आगे 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखो, प्राइस बढ़ घट गया, प्राइस क्या हुआ? बढ़ घट गया, लेकिन उसका डिमांड जो है वो डिमांड ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो इसको किस तरीके का डिमांड बोलेंगे? तो ये शून्य कीमत लोच होगा, यानी कीमत चाहे कितना भी बढ़ा घटा लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हुआ। या सपोज कर लो मांग बढ़ घट गया लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है, इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ घट गया लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो वो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कहलाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है? ए कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड, यानी इनमें से, इन चारों में से कौन सा कर्व है जो पहले बढ़ता है फिर उसके बाद एक समय के बाद जो है वो स्थिर रहता है और फिर घटना स्टार्ट कर देता है? तो इनमें से सभी, ये सभी वक्र जो है, ये सभी कर्व जो है वो ऐसे ही चलता है, पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर घट जाता है। आगे, उत्पादन का सक्रिय साधन है, इन एन इनिशिएटिव इन इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, प्रोडक्शन के जितने भी एजेंट होते हैं, उनमें से जो श्रम होता है यानी कि जो लेबर होता है वही सक्रिय साधन है, क्योंकि लेबर मतलब श्रम, श्रम यानी मजदूरी, यानी इंसान, हम लोग खुद भी काम करते हैं और बाकी चीजों को भी काम करवाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा श्रम, यानी राइट आंसर होगा इसका लेबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, यहां पे परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन का प्रथम चरण में, इन यानी कि उत्पादन का जो 3 चरण होता है, पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर उत्पादन स्थिर रहता है, फिर उत्पादन घटता है। 3 साधन है, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन स्थिर रहेगा, उत्पादन घटेगा। तो ये जो 3 चरण होता है, इसमें से पहला चरण जो है वो किस चीज को व्यक्त करता है? तो पहला चरण व्यक्त करता है सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, सीमांत और औसत उत्पाद बढ़ते हैं। एक दूसरा चरण में स्थिर रहता है और तीसरा चरण में घटता है। ठीक है, चलो वही चीज बोल रहा है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो एमपी और एपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों जो है वो बढ़ता है, दूसरे पे स्थिर रहता है और तीसरे पे डाउन हो जाता है, गिरना स्टार्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो मुद्रा यानी कि मनी जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है, मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी सब उत्पादन का साधन यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर या एजेंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। आगे, एक फार्म का उत्पादन फलन है, एक फार्म का उत्पादन फलन क्या है? तो एक फार्म का उत्पादन फलन जो है उसके उत्पाद को बताता है। 34 का राइट आंसर होगा, एक मिनट रुक, गलत साधन। एक फार्म का उत्पादन फलन है साधनों का फलन, उसके रिसोर्सेस को बताता है। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फार्म इज ए फैक्टर्स। ठीक है, आगे बोल रहा है, अल्पकाल में उत्पादन सक्रिय में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। विच फैक्टर्स आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो दोनों ही फैक्टर को यूज किया जा सकता है। 35 का राइट आंसर होगा सी। देखो, क्वेश्चन हम अपने एंड से हमेशा सही बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन हड़बड़ी में या थोड़ा मेरा मिस एजम्पशन के कारण अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है या अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए, तो अनडाउटेडली बिना किसी झिझक के आप हमको सही आंसर बताना या इवन आप हमको टेलीग्राम में पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये फॉर्मूला है, ये सबको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, तो 37 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो फॉर्मूला है सब,
ये बोल रहा है एकाधिकार एवं एकाधिकार उपयोगिता में होता है इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकार और एकाधिकृत होना चाहिए, हिंदी में थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हुआ है। एकाधिकार एवं एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्या होता है, तो एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता में जो एआर होता है जो वो एमआर से बड़ा होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होता है। ठीक है, 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 39 नंबर, एक फार्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन करता एक फार्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन तब करती है जब, यानी एक फार्म को लॉस हो रहा है लेकिन लॉस होने के बावजूद वो प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए जब औसत मूल्य लागत से क्या हो, अधिक हो, यानी कि जो उसका मूल्य है उसके लागत से अधिक उसको मिलेगा तब तक वो प्रोडक्शन करता जाएगा। ए फार्म प्रोड्यूस इन स्टेज ऑफ लेस व्हेन, जब उसका प्राइस इज ग्रेटर देन एसी। ठीक है, आगे फार्म के संतुलन का बुनियादी शर्त है द बेसिक कंडीशन ऑफ फार्म्स इक्विलिब्रियम इज, तो कोई भी जो फार्म है वो संतुलन की स्थिति में तब आता है जब उसका एमसी बराबर होता है एमआर से, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो, कम से कम तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी कि सीमांत लागत जो है सीमांत आगम के बराबर हो। एटलीस्ट वो एक सामान को बनाने में जितना एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है कम से कम उसको एक्स्ट्रा पैसा उतना मिल जाए। ठीक है, आगे जब किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो इसे क्या कहेंगे, यानी किसी वस्तु का कीमत जो है वो 40% बढ़ या घट गया लेकिन उसका जो डिमांड जो है या उसका जो सप्लाई जो है वो सिर्फ 15% बढ़ा या घटा, तो देखो 15% तो कम घटा। अगर मान लो डिमांड 40% बढ़ गया या उसका प्राइस 40% बढ़ गया लेकिन सप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका 15% बढ़ा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेलोजदार, यानी कि इन इलास्टिसिटी, यानी कि ना के बराबर उसमें चेंजेस आया है। आगे बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता हो, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर, सिर्फ एक खरीद बेचने वाला नहीं, एक ऐसा बाजार जहां बेचने वाला या एक फार्म हो, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर, तो ये मोनोपोली मार्केट है, एकाधिकार का बाजार है। लेकिन ऐसा बाजार जहां खरीदने वाला ही सिर्फ एक है, परचेजर बायर ही सिर्फ एक है, तो उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। कौन सा मार्केट, मोनोप्सोनी। और ऐसा बाजार जहां बेचने वाला सिर्फ एक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका मोनोपोली मार्केट। ठीक है, आगे किस बाजार में फार्म की मांग वक्र पूर्णता लोचदार होती है, इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए फार्म इज परफेक्टली इलास्टिसिटी, यानी किस फार्म का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ते घटते रहता है, यानी डिमांड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बोल रहा है किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक ही उत्पादक हो, एक, तो ये एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार होता है। क्या बोल रहा है भाई, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल देन दैट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। और ऐसा बाजार जहां वस्तुओं को खरीदने और बेचने वालों की बहुत अधिक संख्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्रेता विक्रेता होते हैं, बायर सेलर होते हैं, तब इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, विच इज ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो एक एकाधिकार बाजार में जो है इनमें से सब उसका विशेषता होता है, यानी ऑल ऑफ दिस। आगे बोला गया है किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इन विच टाइप ऑफ मार्केट एआर कर्व इज पैरेलल टू एक्स कर्व, यानी सिंपल सा बात है, इसका मतलब है कि जो उत्पादक के द्वारा या फार्म के द्वारा जो कीमत तय किया जाता है उसी कीमत को बाजार एक्सेप्ट करता है और उसी को कीमत तय करके ही जो है वो आगे बेच देता है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हम आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाते समय इस तरीके से हम आप लोगों को ड्राइंग में भी इस चीज को हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, ये एक्स है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन किए थे, एआर किसके बराबर होता है, एमआर के बराबर होता है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी मोनोपोली मार्केट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है बाजार मूल्य संबंधित होता है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, तो बाजार मूल्य अति अल्पकाल मूल्य से होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि एक बाजार में जो कीमत तय होता है, जो प्राइस होता है, वो प्राइस बहुत ज्यादा जो है वो घटते बढ़ते रहता है, इसलिए बाजार में जो कीमत है वो हमेशा अल्पकाल के लिए होता है, वो चेंजेबल होता है, वो जल्दी जल्दी जो है वो बदलता जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे
कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ ए डिमांड, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट ईयर। हम आपको बहुत इजी से अच्छा से कैंची का एग्जांपल देके ड्राइंग से हम आप लोगों को समझाए थे कि मांग, किसी भी वस्तु का कीमत उस जगह तय होता है जहां मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, यानी एक दूसरे को काटे। मांग और पूर्ति क्या हो, दोनों बराबर हो। एक मिनट रुको भाई, मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, यानी कि सी नंबर। डिमांड और सप्लाई हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन हमेशा वहीं पे होगा। ठीक है, आगे। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया? Who gave the concept of time element in price determination process? तो इसके बारे में किसने बताया था? तो 49 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्शल ने जो है वो टाइम एलिमेंट के बारे में जिक्र किया था। यानी जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत तय हो रहा है तो एक टाइम को देखते हुए जो है वो कीमत तय होना चाहिए। आगे बोला अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज। तो अति अल्पकाल में पूर्ति जो होता है वो समय के हिसाब से क्या होता है, बदलता जाता है, यानी वो पूर्णता क्या होता है, लोचदार होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी वाला होता है। आगे, अधिक की मांग की स्थिति होती है जहां, 51 नंबर, अधिक की मांग की स्थिति। अधिक की मांग यानी कि क्या, अधिक की मांग का मतलब है कि आपका मांग ज्यादा है लेकिन आपका पूर्ति कम है। अधिक मांग यानी मांग अधिक हो रहा है, यानी मांग जो है वो पूर्ति से अधिक है, मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक है, ये अधिक की मांग है। एक होता है अधिक के पूर्ति, अधिक के पूर्ति का मतलब है कि जितना मांग था नहीं उससे ज्यादा आप पूर्ति करके बैठे। तो एक बाजार के लिए दोनों ही संतुलन का स्थिति नहीं है, संतुलन है जहां मांग और पूर्ति बराबर है। अधिक की मांग है तो भी प्रॉब्लम है, अधिक की पूर्ति है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा है देयर इज ए स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड है मतलब जो आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज एज कंपेयर टू सप्लाई इज हाई, यानी आपका जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के मुकाबले ज्यादा है। ठीक है, तब और अगर मान लो आपका अगर एक्सेस सप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि डिमांड से ज्यादा आप सप्लाई करके बैठे हो, तो भी डेंजर है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? विच एलिमेंट विच डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सिंपल बात है, प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है, यानी ए और बी दोनों मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है। आगे, अब देखो ये हम लोग का पार्ट ए यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। अब देखो 100 का जो हम आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आते हुए हम अपने रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन इसके अलावे आप लोगों को इस साल का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, पिछले साल के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर और साथ ही साथ जो भी हम आप लोगों को करवाए हैं, अगर आप उतना कर लेते हो ना भाई, एकदम 100% है कि उन्हीं में से आपको सब क्वेश्चन जो है वो लड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इन मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद जो ऑप्शन बी और सी है ये दोनों पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। रोजगार का सिद्धांत संबंध है, रोजगार का सिद्धांत जो है वो इनमें से एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो रोजगार का सिद्धांत है वो मेरा रिलेटेड होता है समष्टि अर्थशास्त्र से, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से मेरा रिलेटेड होता है। कौन सा इकोनॉमिक्स से भाई? मैक्रो से। आगे, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से सभी चीजों के बारे में अध्ययन करता है, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है सभी को स्टडी करना। पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत स्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि फुल्ली या फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, ग्रोस प्रोडक्ट, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है, सबके बारे में। आगे, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो स्टॉक में जो है हम लोगों का 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक स्टॉक के अंदर जो है वो इनमें से सभी चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है, एक स्टॉक में ये सभी चीजों को स्टॉक माना जाता है। आगे 57, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? मांग का नियम विषय वस्तु नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो ये हम लोगों का जो है ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो मैक्रो का पार्ट नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। प्रवाह के अंतर्गत कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? तो फ्लो के अंतर्गत इनमें से सभी चीजों के बारे में आता है। सब चीज फ्लो में आता है, चाहे वो आपका उपभोग हो, निवेश हो या आय, कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो या इनकम, सभी को जो है वो फ्लो में ऐड किया जाता है। आगे बोल रहा है तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल? तो तीन सेक्टर मॉडल में इन सभी को शामिल किया जाता है, परिवार, फार्म, सरकार, फैमिली, फार्म एंड गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बोल रहा है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित है? विच सर्विसेज आर इंक्लूडेड या इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर? तो इन तीनों में से कौन टेरिटरी सेक्टर में आता है? तो 60 का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ये हम लोग का तृतीय सेक्टर में आता है। बाकी माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और एनिमल हर्डिंग जो है वो बाकी के सेक्टर्स में आते हैं। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो अर्थव्यवस्था का तीन क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इनमें से सभी क्लास 11th में बहुत अच्छा से हम लोग पढ़े हैं ये सब चीज। बोल रहा है क्वेश्चन पे विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इज एन इकोनॉमी? तो इनमें से सभी चीजों को शामिल किया जाता है। आगे स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? तो फिक्स्ड कैपिटल के कंजम्पशन को यानी अस्थायी संपत्ति के उपभोग को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब है कि आपका फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रहा है? घट रहा है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से पुकारते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। बाकी अगर आपको इसको पढ़ने मन करे तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 64 भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ रहे हैं। आप इसको पढ़ना चाहे तो बेझिझक आप इसको जरूर पढ़ोगे। 65 भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जेक बोर्ड का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको करना होगा तो आप कर लेना। ठीक है, 66 भी करना होगा तो कर लेना। ठीक है, एक बार आप इन सबको गो थ्रू कर लेना, एक बार इन सबको आप देख लेना। ठीक है, आते हैं अब हम लोग 67 से। हाँ भाई, 67 में बोल रहा है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर में इनमें से सब यानी कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरा गणना। यानी जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते के समय में अगर कोई इनकम को आप 2 बार जोड़ दिए हैं तो वो डबल काउंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? इन चारों में से किसको नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते समय हम लोग जोड़ते हैं? तो इनमें से सभी, एक मिनट रुको, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को भी जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या बोल रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते समय यहां से हम लोग किसको कैलकुलेट नहीं करते हैं? तो 70 का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ना तो हम लोग पुराने वस्तुओं के क्रय को कम जोड़ेंगे और ना ही मध्यवर्ती वस्तु यानी कि आपको ओल्ड गुड्स को खरीदना और बेचना, इसको नहीं जोड़ेंगे, और ना ही जो इंटरमीडिएटरी गुड होता है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी को नहीं जोड़ेंगे इन दोनों में से। बोल रहा है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी? तो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी में इनमें से सभी यानी कि जो मुद्रा का जो गौण कार्य होता है उसमें ये तीनों ही चीज जो है वो शामिल होता है। ठीक है, एक्चुअल में मनी का 3 फंक्शंस होता है। सबसे पहला जो मुद्रा का कार्य होता है प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य, उसमें 2 चीज आता है, मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम, मेजर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ मनी? तो देखो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है यहां से, तो मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता यानी प्राइस इलास्टिसिटी। देखो मुद्रा कभी भी किसी भी चीज के प्राइस को इलास्टिसिटी थोड़ी रख सकता है, यानी स्टेबल थोड़ी रख सकता है, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी सब मुद्रा का जो है वो कार्य होता है। आगे
मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी? तो मुद्रा के प्रमुख कार्य को मुद्रा का क्या कहा जाता है? प्राथमिक कार्य कहा जाता है, यानी प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। आगे, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है, यहां से कौन सा मुद्रा का कार्य में सम्मिलित है? मूल्य निर्धारण करना, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम, इनमें से सभी सब एक मुद्रा इन सभी कार्यों को जो है वो करता है। द फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीज से हम लोग मनी को यूज करते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं हैं, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर, तो कमर्शियल बैंक जो है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, इन सभी के द्वारा जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। करेंट अकाउंट यानी चालू जमा खाता से भी, सेविंग अकाउंट यानी कि बचत जमा खाता से भी, और हम लोग का टाइम डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट को एक्चुअल में फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है। इन सभी से जो है वो एक बैंक जो है वो लोगों का पैसा अपने यहां जमा करवाता है। आपका अगर बैंक में अकाउंट होगा तो इन्हीं में से कोई अकाउंट आपका होगा, आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का, किसी का भी बैंक में अकाउंट होगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई अकाउंट होगा। बेसिकली मेरा अकाउंट जो है वो दो अकाउंट है बैंक में, एक है मेरा सेविंग अकाउंट और दूसरा है मेरा रेकरिंग अकाउंट यानी आरडी अकाउंट। ठीक है, चलो। बैंक का एजेंसी का कार्य है, व्हाट इज द एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक? तो बैंक का एजेंसी का कार्य क्या होता है? तो बैंक एजेंसी के कार्यों के रूप में जो है वो इनमें से कौन सा कार्य करता है? ट्रस्टी का कार्य करता है। बैंक क्या करता है? ट्रस्टी का कार्य करता है, एक्ट एज ट्रस्टी। ठीक है, आगे, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य कौन से हैं? विच इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? तो एक कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन, इनमें से सभी, ये सब बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है, ये तीनों ही काम जो है वो बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो हम सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है। अब आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आप हमको बताइएगा कि आरबीआई कौन सा साल एस्टैब्लिश हुआ था और आरबीआई कितना रुपया से एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और बैंकिंग में जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई जरूर करके जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? यहां से कौन जो है वो बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक का काम नहीं करता है? 79 का राइट आंसर होगा। बैंक क्या काम नहीं करता है? यहां से नोट इशू करता है, साख का सृजन, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर निर्धारण करना, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक नहीं करता है, बाकी सब काम करता है। आगे, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टेडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? भारत में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनारा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, जितने भी बैंक हैं, इन सारे बैंकों को इंडिया में कंट्रोल करने का काम आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंकों का कस्टेडियन, गार्जियन यानी इन सभी लोगों के लिए बैंकों का काम करता है। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई। आगे, मौद्रिक नीति प्रमुख उद्देश्य है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज? तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इनमें से सभी मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इन सभी कामों के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। ठीक है, सभी कामों के लिए। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बैंकिंग ऑब्सेडबेंड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 को इसको बनाया गया था। आगे क्वेश्चन पे, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का सुधार प्रारंभ हुआ, बैंकिंग सेक्टर पर रिफॉर्म इन इंडिया बिगेन? कब से इसका शुरुआत हुआ था? यानी भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग को सही से बनाया जाए, उन बैंकिंग में सही से सुधार किया जाए, इस चीज का शुरुआत 1991 में 1991 को हुआ था। ये वही दौर था जब इंडिया में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लागू हुआ था, नवीन आर्थिक नीति लागू हुआ था। आगे, नरसिम्हा समिति का प्रतिवेदन किसने सुधार से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू रिफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उन बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने का काम जो है वो 1991 में स्टार्ट हुआ था, और बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने का काम जो है वो नरसिम्हा समिति को सौंपा गया था। तो नरसिम्हा समिति जो है रिफॉर्म करने का काम किए थे, बैंकिंग को, इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म किया था उन्होंने। ठीक है, बैंकिंग सुधार किया था उन्होंने, बैंकिंग रिफॉर्म का काम उन्होंने किया था। ठीक है, आगे
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 85। 85 में बोल रहा है कीन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है ऑन विच फैक्टर कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स। तो कीन का रोजगार सिद्धांत किस पे आधारित है? तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड पर जो है वो आधारित होता है। आगे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेफर्डन किन्स, देखो किन्स का पूरा नाम बता रहे, जे एम किन्स का पूरा नाम, जे एम किन्स ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये उन्होंने किताब लिखा था और ये किताब को जो है वो कब पब्लिश किया गया था? 1936 को जे एम किन्स के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और ये बुक कब लिखा गया था? तो ये बुक 1936 को लिखा गया था। आगे प्रभावशाली मांग निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन। तो जो इफेक्टिव डिमांड्स है वो डिपेंड करता है दोनों में, मांग और पूर्ति दोनों में, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों पे डिपेंड करता है। आगे बोला गया है, आगे विनियोग की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ पूंजी का सीमांत उत्पादन यानी एमएनसी क्या होगा? तो 88 का आंसर होगा बी यानी कि घटने लगता है। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इमेंसी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या होने लगता है? गिरने लगता है। कीन्स का सिद्धांत का संबंध किससे है? कीन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। तो कीन्स का जो थ्योरी है वो एसोसिएटेड होता है इनमें से सभी, इन सभी पे ही जो है वो कीन्स का थ्योरी लागू होता है। आगे किसके अनुसार मजदूरी में कटौती अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक ढंग से पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है? तो 90 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीगू। ठीक है, पीगू ने कहा था वेजेज कट मेंटेनेंस पूर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये पीगू के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। आगे कीन्स के विनियोजक गुणांक का मूल्य निर्भर करता है, 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर। द वैल्यू ऑफ कीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन मार्जिनल प्रोपोर्शनेटली टू कंज्यूमर। आगे रोजगार गुणांक का सिद्धांत प्रतिवेदन किया गया है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज प्रोनाउंटेड बाय। मल्टीप्लायर बोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी नहीं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कीन्स ने दिया था, मल्टीप्लायर थ्योरी के बारे में बोल रहा है। तो 92 का राइट आंसर होगा हम लोगों का बी कहान के द्वारा। अव्यवस्थित अंतराल की दशा में क्या होता है? इन द सिचुएशन ऑफ डिफिनेशनरी गैप्स। तो 93 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी दशा को नहीं बताता है। आगे गुणांक साख नियंत्रण, एक मिनट भाई, बोला गया है गुणात्मक साख नियंत्रण की कौन सी विधि है? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बोल रहा है कि विच इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। तो वो चारों ही मेथड्स होते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे अधिक उपयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री। तो घाटे का बजट यानी कि डिफिशियंट बजट जो है वो ज्यादा उपयोगी माना जाता है। 95 का हो गया ए। 96 में आता है बजट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बजट। तो बजट जो है वो किस भाषा से लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बजट किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा का शब्द से जो है वो बजट वर्ड बना है। आगे एक देश की मुद्रा में किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को क्या कहते हैं? द प्राइस ऑफ ए करेंसी इज टर्म ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनिमय दर कहते हैं, यानी एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में बदल दिए यानी कि एक्सचेंज रेट। आगे व्यापार संतुलन का अर्थ होता है बैलेंस ऑफ ट्रेडिज। तो सिंपल सा बात है, व्यापार संतुलन हम लोगों को क्या बताता है कि वस्तु के आयात एवं निर्यात को यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। आगे पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मत शामिल होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस को दिखाते हैं। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, बाकी तीनों जो है उसका प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब कुछ सब्जेक्टिव देखो, ये सारा सब्जेक्टिव है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कर लेना। ठीक है, देखो मॉडल पेपर में जो है वो करना, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को कर लेना, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के मॉडल पेपर को कर लेना, और आपके स्कूल या आपके ट्यूशन में आपको जो कराया है वो तो करना ही, लेकिन ये सब जो हम दे रहे हैं इन सभी चीजों को भी एक बार जरूर कर लेना ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो जाए और आप लोग और अच्छे नंबर से जो है वो पास हो जाओ। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ठीक है, हम दिखाते जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
हो गया। बस इतना क्वेश्चंस को भी जो है आप लोग देख लेना। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग हमको कॉल करना, बोलना कि सर कॉल करने के बाद हमको बोलना कि सर इस क्वेश्चन को हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो है वो एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, चलो इतना ही क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन करो। इसके बाद तुरंत तुरंत हम आप लोगों के लिए जो है 100 का और 2-3 जो है वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों का एग्जाम का तैयारी और ज्यादा अच्छा से हो जाएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है वो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप चाहे तो देख सकते हो। 2018-19 2018-17 तक का देखना, इससे ज्यादा पुराना मत देखना। ठीक है, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। अपना अच्छा से ख्याल रखो, मन लगा कर एग्जाम का तैयारी करो। कोई भी सवाल कोई भी परेशानी है बेझिझक हमको कॉल करके हमसे पूछना, हम आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।